जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जो आपका 15 मार्क का टॉपिक आने वाला है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं अबाउट लेक्चर 1 में हमने पूरा थियोरी पार्ट कवर किया ऑफ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हमने 50 MCQs का पूरा एक सेशन लिया, जहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स के जो थियोरी में कवर है, जो थियोरी में कवर नहीं है, सब कुछ उस 50 MCQs के माध्यम से करने की कोशिश की। और आज हम बढ़े हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम आज और MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑफ जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की थियोरी की आई डोंट थिंक कि इतनी ज़रूरी है, और इसलिए इसके थियोरी पार्ट में हम ना जाते हुए इसके MCQs रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। आज एक ओवरऑल पैकेज है इस लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हमने जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के अंदर जो टॉपिक्स है, जैसे कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल हो गए, उसके बाद न्यू यॉर्क स्टेट्स हो गए, उसके बाद ज्योग्राफी हो गई, सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से उसमें 50 MCQs या 100 MCQs जो भी बन सके उसका टॉपिक वाइज लेंगे, जैसे कि नेशनल अफेयर्स पे पूरा, इंटरनेशनल अफेयर्स पे पूरे। तो आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल हम एक कॉम्बो पैकेज के रूप में इस लेक्चर को देखेंगे, ताकि हम समझ सके कि नेशनल में कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंटरनेशनल में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, और आप साथ ही साथ चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। और अगर आपको ये PDF चाहिए एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आप ये पूरा सुनने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक दी रहेगी व्हाट्सएप कम्युनिटी की, ज्वाइन कीजिए। उस पर सारे के सारे ही लिंक्स हम शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आप जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम होने वाला है ये एग्ज़ाम, मॉडरेट टू इजी ही पेपर सेट होगा, डिफ़िकल्ट ये लोग सेट नहीं करेंगे। और अगर मॉडरेट टू इजी होगा तो ज़्यादातर लोगों के चांसेस है कि वो मार्क्स ला सके, गिवन दैट आप प्रिपरेशन अच्छे से करो। इसलिए डेली वीडियोस को देखिए, और उसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज कीजिए रोज़ के रोज़, और चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सभी को आंसर पता है, नरेंद्र मोदी। के फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड, विच स्टेट इन इंडिया रिसेंटली अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को लागू किया है? तो तमिलनाडु ने ये चीज़ रिसेंटली लागू की है। In which state did the recent flood cause significant damage to the infrastructure and agriculture? तो यहाँ पे recent वर्ड यूज़ किया है। हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में ईयर के साथ आए, हम वैसे भी क्वेश्चंस लाएंगे, डोंट वरी ऑन दैट। ये एक जनरल पैकेज है, खाली आपको नॉलेज देने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे ईयर रिप्लेस हो जाएगा कि कौन से ईयर में आया था और कौन से स्टेट में आया था, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो आसाम, केरला, गुजरात, राजस्थान। केरला में बहुत ही भयंकर फ्लड हुआ था, काफ़ी डैमेज हुए थे, तो आंसर है केरला। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024? करंटली कौन है इंडिया का चीफ जस्टिस? तो NV रमना चीफ जस्टिस है हमारे एज ऑफ करंट डेट 2024। अब बारी, ये नेशनल अफेयर्स हो गए, अब इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स से आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Which country recently became the first in the world to declare a climate emergency? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया था? क्लाइमेट इमरजेंसी क्या होता है? यानी क्लाइमेट के कारण अगर आपका देश में कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके कारण इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़े। इमरजेंसी यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल लग जाता है, चीज़ों को गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है फर्स्ट देश जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाया। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस जहाँ पे सारे देश मिल करके कोई भी ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में चर्चा होती है, चाहे वो फिर कुछ दो देश के बीच की हो या फिर कोई ग्लोबल अफेयर हो, जैसे कि कोविड, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड सफ़र किया था। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन UN में होता है, और उनके सेक्रेटरी जनरल इनमें से कौन है? बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अनन, या फिर जेवियर पेरेस दे क्यूलन। तो यहाँ पे एंटोनियो ग्यूटेरेस अपने को पता है, वही है आज के UN जनरल सेक्रेटरी। Which of the two countries signed the Abraham Accords नॉर्मलाइजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 2020? यानी 2020 में किन के बीच में एब्राहम अकॉर्ड नाम के एक एग्रीमेंट साइन हुआ था?
अपने को वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इजराइल इजिप्ट, इजराइल जॉर्डन, इजराइल यूएई और इजराइल सऊदी अरेबिया। तो इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे, जिसके तहत दोनों देशों में पीस और डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने की बात की गई। Which country recently announced the Tiancore module for its space station? तो नाम से आपको समझ आना चाहिए, थोड़ा चाइनीज टाइप नाम है, तियान जापानीज वर्ड है, मतलब चाइनीज जापानीज टाइप के ही लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखने का कि क्या इन दोनों में से कुछ है, क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रशिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया में हमने ऐसा कोई नाम रखा नहीं है, ऑप्शन बचता है अपना चाइना। Next, which international organization is responsible for coordinating global response to health emergencies like COVID-19 पैंडमिक? यानी अगर COVID-19 पैंडमिक जैसा कोई और ऐसा पैंडमिक आ जाता है तो किस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो कुछ स्टेप्स ले ताकि ग्लोबली हम इस पैंडमिक से लड़ सके और उसे एक गाइडलाइंस इशू करके सब देशों को समझा सके। तो यहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हम देखते थे कोविड के टाइम पे बार बार न्यूज़ में आता था WHO ने चेतावनी दी, WHO ने इस देश को चेतावनी दी, WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें कीजिए, बार बार WHO वर्ड आता था। तो कभी भी ऐसा कोई भी पैंडमिक सिचुएशन आ जाता है या हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन आ जाता है वर्ल्ड वाइड, तो उसको डील करने के लिए यहाँ पे WHO पावर में आता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस इंटरनेशनल अफेयर्स के भी खत्म किए। अब बारी है कल्चर की। कल्चर के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। कल्चर कौन सा कल्चर? तो इंडियन कल्चर, इंटरनेशनल कल्चर, लिटरेचर कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में आ जाता है। हु रोट द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट? तो विलियम शेक्सपियर हम सबको पता है, नाम याद है, इसमें तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ स्पेन? तो स्पेन का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कौन से है? इंडिया के हम सबको पता रहता है, जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, वैसे सारी चीज़ें अपने को पता है। लेकिन इंटरनेशनल कल्चर के बारे में भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि दिया है कि स्पेन का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कौन सा है? तो सांबा, फ्लेमेंको, टैंगो, बैले। तो यहाँ पे फ्लेमेंको इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज फेमस फॉर कार्निवल फेस्टिवल फीचरिंग कलरफुल परेड्स एंड मैस्करेड्स? तो कौन सा देश ऐसा है जो फेमस है कार्निवल फेस्टिवल अरेंज करने में, जहाँ पर कलरफुल चीज़ें रहती है, कलर से खेला जाता है, मैस्करेड्स, रैलीज, सारी चीज़ें निकाली जाती है? तो यहाँ पे इंडिया में तो हमको पता है हम ये चीज़ नहीं करते, ऐसा कोई कार्निवल अरेंज नहीं करते। चाइना नहीं करते हैं, इटली और ब्राज़ील। तो अपने याद रखना, ऐसा कोई भी चीज़ हो ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में एक कार्निवल फेस्टिवल हर साल अरेंज होता है जहाँ पर पूरा देश पार्टिसिपेट करता है, पूरा इंजॉयमेंट होता है, कलर्स होते हैं, बहुत सारी रैलीज होती है, अलग अलग वेशभूषा में लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। हु पेंटेड द फेमस आर्टवर्क्स स्टेरी नाइट? हमको पता है आर्ट वर्क के बारे में भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, हम डिटेल में जब देखेंगे उसमें कवर करेंगे मैक्सिमम चीज़ें जो पॉसिबल है। और उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी वीडियो अगर मिस हो रहा है तो आप कुछ क्वेश्चन से रह जाओगे। तो जल्दी से जाके अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर दो। तो यहाँ पर देखते हो ऑप्शंस क्या है। विंसेंट वैन गो, पैब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची और मिशेलांगेलो। तो इसमें से राइट आंसर है स्टेरी नाइट्स का विंसेंट वैन गो। विच क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर वाज नोन एज द फादर ऑफ सिम्फनी? तो ऐसा म्यूजिक कंपोजर कौन था जिसको फादर ऑफ सिम्फनी कहते थे? तो वोल्फगैंग, लडविग, जोहान या फिर जोसेफ? जोसेफ हेडन इज द राइट आंसर। तो कभी भी आपको फादर ऑफ सिम्फनी के बारे में आए जोसेफ हेडन, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, चीज़ें क्या याद करनी पड़ेगी? हाँ, याद नहीं करने की ज़रूरत है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बार बार जब आप रीड करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको जब भी एक क्वेश्चन पॉपअप होगा तो याद आ जाएगा। तो रट्टा नहीं मारना है, बल्कि क्या करना है, बार 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 रीड करना है। और उसके लिए आपको चाहिए रहेगा पीडीएफ के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी है, ज्वाइन करो, वहाँ पे लेक्चर के तुरंत बाद नोट्स आ जाते हैं, डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। फिर आता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स वाला सेक्शन। ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज 15 मार्क का वेटेज है, एक एक दो दो क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के देखने को मिलेंगे। Which company in the world is the largest e-commerce retailer by revenue? सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है दुनिया में?
पहला ऑप्शन है अमेजोन, सेकंड है अलीबाबा, थर्ड है वॉलमार्ट, फोर्थ है ईबे। द राइट आंसर इज अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप सबसे लार्जेस्ट है फॉर ई कॉमर्स, बिकॉज आप चाइना की ही बात कर लो, चाइना का ही खुद एक इतना बड़ा देश है, तो चाइना में खाली अलीबाबा ही चलता है मोस्टली, वहाँ पे वही फेमस है। एंड उसके अलावा वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स वगैरह भी करते हैं, तो उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इसीलिए बाय रेवेन्यू अगर बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज अलीबाबा ग्रुप। What does abbreviation NASDAQ stands in the context of stock exchange? तो जैसे अपने इधर अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस रहते हैं, वैसे ही वहाँ पे यूएस में नैस्डैक होता है। तो नैस्डैक का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। नैस्डैक का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। तो नैस्डैक के रिलेटेड कुछ भी आए, आपको यही फुल फॉर्म याद रखना है। अगर ऐसे ही अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अपने पास क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस रहते हैं हमारे पास, तो हम इंडेक्सेस देखते हैं, निफ्टी 50 के इंडेक्स देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं। यहाँ पे नेस्डेक वैसे ही एक इंडेक्स है स्टॉक एक्सचेंज में, जब हम बात करें तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम इसको आगे वाले लेक्चर्स में इन डेप्थ कवर करेंगे। फिलहाल के लिए ये एक ओवरव्यू है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द ग्लोबल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज थ्रू द इश्यूएंस ऑफ साइट्स परमिट? तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनके ट्रेडिंग को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है? तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही दिया है साइट्स परमिट, ध्यान से देखो क्वेश्चन तो उसमें ही दिया है साइट्स परमिट, और ऑप्शन में भी साइट्स है। राइट आंसर इज साइट्स। तो एंडेंजर स्पीसीज क्या होता है सर? एंडेंजर स्पीसीज वो होते हैं जिनकी जो आबादी है वो बहुत कम है। एग्जाम्पल अगर प्लांट्स की बात करें तो कोई प्लांट जो शायद उसके 100 ही पेड़ बचे हो पूरे दुनिया में, तो वो एंडेंजर्ड हो गया। कोई ऐसा एनिमल जिनका खाली 10 या 15 ही क्या बोलते हैं स्पीसीज जिंदा हो, बाकी सब मर चुके हो, ऐसे ही स्पीसीज को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड। जो अगर इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा ही खत्म हो जाए, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उनका अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको परमिशन लगती है साइट्स से, साइट्स परमिट आपको एक कलेक्ट करनी पड़ती है, उनके थ्रू ही आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। व्हाट इज द करेंसी यूज्ड इन जापान? तो जापान में कौन सी करेंसी यूज होती है? जापान में यूज होता है येन, इंडिया में रूपी, फिर यूएस में यूएस डॉलर्स, यूके में पाउंड, यूरोप में यूरो। ये सारी बेसिक बेसिक करेंसीज है जो अपने को याद होनी चाहिए। यूएई दिरहम, और भी काफ़ी सारे करेंसीज हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। एक पर्टिकुलर ही जो भी फेमस करेंसीज है उसके बारे में हम पूरा एक एमसीक्यू सेशन ले लेंगे, ताकि आप उसके रिलेटेड स्ट्रेस फ्री हो जाओ और आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। हर चीज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। विच कंट्री इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व? तो आपको ये लगेगा कि सऊदी अरब है या रशिया हो सकता है, पर ऐसा है नहीं, बिकॉज कभी भी ऑयल की बात करते हैं तो सऊदी अरब का नाम सबसे पहला आता है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला में। तो आपको कभी भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा वेनेजुएला को राइट आंसर सिलेक्ट करना है। स्पोर्ट्स, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग? स्विमिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसको आया है? तो माइकल फेल्प्स को सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल आए हैं। इन विच स्पोर्ट? इन स्विमिंग। विच टेनिस प्लेयर वॉन द ग्रैंड सेट स्लैम सिंगल्स टाइटल्स इन द ओपन एरा? तो रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स। तो आंसर है सेरेना विलियम्स। विच कंट्री होस्टेड द 2022 फीफा वर्ल्ड कप? अपने मालूम है 2022 फीफा वर्ल्ड कप वॉज अ हिट। इवन नॉन फुटबॉल फैंस जो थे वो भी वो देखना शुरू कर दिए थे। और कहाँ पे होस्ट हुआ था? वो होस्ट हुआ था इन कतर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर है आपका कतर। हु वॉन द 2023 NBA चैंपियनशिप? तो उसका आंसर है मिल्वाकी बक्स। एनबीए क्या होता है? एनबीए एक बास्केटबॉल का स्पोर्ट है जो यूएस में खेला जाता है, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पर रन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आईपीएल देखते हैं, क्रिकेट का है फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है, आईएसएल फुटबॉल फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है, वैसे ही वहाँ पे बास्केटबॉल की गेम्स होती है फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में।
और उसका चैंपियनशिप को नाम दिया गया है NBA। In which sport did Simon Biles becomes a household name, winning numerous Olympic medal? तो साइमन बाइल्स को किस चीज में इतने मेडल मिले कि हर घर में उनका नाम फेमस हो गया था? तो वो स्पोर्ट था जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में उनको सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं और उसकी वजह से वो फेमस हो गए। लास्ट पार्ट आता है अपने साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में। इनमें से भी कुछ आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हु इन्वेंटेड टेलीफोन। हम स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के इन्वेंशन की है। व्हाट डिड द मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड? तो मैरी क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया? रेडियो एक्टिविटी। विच साइंटिस्ट प्रपोज द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी? थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अगर थोड़ा भी कोई साइंस में इंटरेस्ट लेता है, जिसको टाइम मशीन वगैरह के बारे में या फिर क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ने में मज़ा आता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, फैक्ट्स के वीडियोस देखते हैं, उनको मालूम है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है और वो किसने बनाया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब? टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया है वर्ल्ड वाइड वेब। आपने 11th स्टैंडर्ड आईटी में ये चीज़ पढ़ी होगी। वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन? टिम बर्नर्स ली। What did Johannes Gutenberg invented in 15th century? तो 15th सेंचुरी में जोहानस ग्यूटेनबर्ग ने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अबाउट जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के बारे में, जहाँ पर एक्सटेंसिवली हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। स्पोर्ट्स को हमने लिया है, हमने करंट अफेयर्स पूरा कवर कर दिया, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही। हमने काफ़ी सारी और चीज़ें डेप्थ में, जैसे कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि इस टॉपिक का अप्रोच आपको कैसे लेना है। एक बेस्ट चीज़ अगर मैं सजेस्ट करूँ तो उसके लिए आपको वीडियोस तो रोज़ देखना ही है। न्यूज़पेपर रीडिंग की थोड़ी आदत डाल दो। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर लेते हो ना, भले ही आप पूरा ना पढ़ो, स्टार्टिंग का आप खाली फ्रंट पेज जो है उसको और पीछे का एक पेज उतना पढ़ लो और लास्ट का एक स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ लो, तो आपके 3 टॉपिक कवर हो जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज है आपको पहले पेज पे मिल जाते हैं। सेकंड पेज पे आपको थोड़े स्टेट लेवल के या सिटी लेवल के इश्यूज के बारे में दी जाएगा, और आखिरी में जो भी स्पोर्ट्स के नोटिफिकेशन रहेंगे लास्ट पेज पे रहेंगे। तो अगर आप इतना भी पढ़ते हो रोज़ का 3 पेज, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। बाकी अपने वीडियोस तो है ही, उसके थ्रू आपका टॉपिक कवर हो ही जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कोई यूपीएससी की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो करना, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो उसमें भी बहुत अच्छे से कवर होता है। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को मन नहीं है लेकिन आप यूट्यूब वीडियोस में कंफर्टेबल हो, तो कोई भी यूपीएससी की चैनल, चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस एक आध दो पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। वहाँ पे क्या होता है ना कि रोज़ न्यूज़पेपर्स के बारे में डिस्कशंस होते हैं। मतलब जो भी न्यूज़पेपर में आया उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती है। तो आप उस वीडियो को 2x पे रख के चीज़ आराम से सुन सकते हो, ताकि आपको अपडेट भी मिल जाए कि अच्छा क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स क्या है, नेशनल अफेयर्स क्या है, सारी चीज़ें। वरना न्यूज़पेपर के 3 पेज और ये दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, अपने वीडियोस आर दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। पिछले अगर वीडियोस नहीं देखे, देखना है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है अबाउट एग्जामिनेशंस की। तो 27 से 29 मई के बीच में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। ऑफिशियल डेट आ चुकी है। 27 टू 29 के बीच में टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर पे जाके एमसीक्यूज सिलेक्ट करना है, जैसे आपने अपना आईटी का एग्ज़ाम दिया है। तो टेंटेटिवली 27 टू 29 मई का डेट दिया है, मई में होने वाला है, अपने पास सफिशिएंट टाइम है। हो सकता है इलेक्शन की वजह से ये पोस्ट हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ अपने को यही ध्यान में रखना है कि 27 टू 29 के बीच में एग्ज़ाम होगी, 27 ऑफ मई टू 29 ऑफ मई। अगर आगे बढ़ता है तो अच्छा है अपने लिए, अपने प्रिपरेशन का और टाइम मिलेगा। नहीं होता है वर्स्ट केस सिनेरियो 27 को एग्ज़ाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो।